तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे हम करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। रोहन गुप्ता जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शायद राहुल जी के साथ दौरे पर ही गए होंगे। रोहन जी बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। विनोद जी, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आप लोग स्टूडियो में आए आपका। राहुल गांधी अमेरिका में है और वहां से एक के बाद एक खबरें उनकी जो इंटरेक्शन लोगों से हो रहे हैं उसमें से निकल करके आ रही हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के जो नतीजे होंगे लोकसभा चुनाव के वो सबको चौंका देंगे और इसके आगे उन्होंने कहा कि डू द मैथ्स, आप खुद गणित कर लीजिए। पूरा विपक्ष मिलकर के नरेंद्र मोदी को हरा रहा है 2024 में, ये राहुल गांधी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आज हम वो गणित समझेंगे। रोहन जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी ने कि देश में एक अंडर करंट चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और यह सोचना गलत है कि 24 में मोदी को हराया नहीं जा सकता। अपने इस इंटरैक्शन में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अलग अलग राज्यों में एक ऐसा यूनाइटेड फ्रंट बनाया जा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को उनकी कुर्सी से उतारने के लिए काफी है। और यह बात उतनी हैरान करने वाली नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने 2019 में किया था। ये बात और है कि 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतकर वो आए। अब भी जो तमाम एजेंसियां कुछ सर्वे वगैरह कर रही हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वहीं की वहीं बरकरार है। हालांकि राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में वो भी बढ़ रही है। राहुल गांधी पर उनसे सवाल मुस्लिम लीग को लेकर भी किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राहुल गांधी ने कहा कि वो कम्युनल नहीं सेक्युलर पार्टी है। इस पर यहां देश में काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इस पर काफी कमेंट किया है। तो यह भी बात है कि क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट वो भी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी ने आज जिस गणित की बात की कि आप वो मैथ्स खुद जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा नरेंद्र मोदी क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हुए देखते 2024 में। उसकी हम बात करेंगे। एक राहुल गांधी की यह बात जो है उन्होंने किस अंदाज में कही, पहले वो आपको सुनाते हैं। The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that that will happen. Hidden undercurrent building, and I think will surprise people. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP. अंडर करंट है देश में, 24 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। और उन्होंने आगे बातचीत में यह भी कहा कि कर्नाटक की बात ना कीजिए, अभी आने वाले राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। उसके बाद देखिए क्या माहौल बनता है। हाँ, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि गणित की बात आज राहुल जी ने की। तो देखें, अब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। 303 सीटें बीजेपी की अपनी हैं, किसी सहयोगी की बात हम नहीं कर रहे, किसी एलआई की नहीं। अपनी 303 सीटें किन राज्यों से आती हैं आप देखिए। बिहार में 40 में 17, दिल्ली 7 में 7, गुजरात 26 में 26, कर्नाटक 28 में 25 सीट उनके पास है। राजस्थान 25 में 24 सीटें, उत्तर प्रदेश 80 में 62 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 में 18, तेलंगाना 17 में 4, असम 14 में 9, छत्तीसगढ़ 11 में 9 सीटें। ये आप देख रहे हैं 2019 में बीजेपी ने कहां स्कोर किया था। झारखंड में 14 में से 11 है, हरियाणा 10 में से 10 है, पंजाब 13 में से 2, हिमाचल 4 में 4, ओडिशा 21 में से 8, अरुणाचल प्रदेश 2 में से 2। और ये कुल संख्या जो है 303 बनती है। इसमें कुछ राज्य अभी और आप जोड़ेंगे। और ये फिर बता दें, ये प्योर बीजेपी की सीटें हैं, किसी भी एलआई को इसमें हमने नहीं जोड़ा है। इसमें आप चंडीगढ़, दमनदीप, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा की ये सीटें और जोड़ लें तो ये कुल बनती है 303। अब जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जाहिर है कि वो इन 303 को घटा करके काफी नीचे लाएंगे, जैसा वो दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता हासिल ना कर पाए। तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ये सीटें भाजपा की वो कहां कम होती हुई देख रहे हैं, वो कौन सा गणित है। इसको समझाने के लिए आपको हमने इन्हीं सीटों को दो हिस्सों में डिवाइड किया। बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर जिन सीटों पर हुई, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप बीजेपी की परफॉर्मेंस यहां पर देखिए। 9 असम में, राजस्थान में 25 में 24, गुजरात में 26 में 26, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट। ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की सीटें, कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं है, कोई क्षेत्रीय दल जहां पर नहीं है, वहां पर यह परफॉर्मेंस बीजेपी का कांग्रेस के सामने है। एमपी 29 में 28, कर्नाटक में 28 में 25, हरियाणा में 10 में 10,
और ऐसे ही हिमाचल उत्तराखंड में 4 की 4 और 5 की 5 सीटें जीती। अब अगर आप इन सीटों का कुल जोड़ देखते हैं तो ये 154 सीटें बनती हैं और इन 154 में से बीजेपी ने कांग्रेस के सामने लड़ते हुए 141 सीटें जीती, जिसका स्ट्राइक रेट है 91.5%। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को ये जो 150 सीटें सीधे सीधे मुकाबले की बीजेपी के साथ हैं, इस पर अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा। वो 8% सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी 92% सीटें जीत रही है। मैं शुरुआत सुधांशु जी से करना चाहता हूं। सुधांशु जी, आज उन्होंने मैथ्स की भी बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अंडर करंट है और अंडर करंट पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, अंडर में करंट क्या है, इसका आभास कई बार पूरे देश के अंदर जो एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रही है उसको वो समझ नहीं पा रहे। जहां तक उन्होंने गणित की बात कही है तो सब लोग जानते हैं कि गणित से अधिक रसायन शास्त्र यानी मैथमेटिक्स से अधिक केमिस्ट्री होती है और राजनीति के संदर्भ में कहा जाता है 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। याद करिए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक हुए थे, एकदम गणित पे साफ लिखा दिख रहा था कि भाजपा 15-20 सीटों पे सिमट जाएगी, मगर क्या हुआ, 62 सीटें आ गई। आप याद करिए, हम अकेले लड़े थे बिहार 2014 में 24 सीटें। ये लोग कहते भाजपा खत्म हो जाएगी, सिंगल डिजिट में रहेगी। याद करिए, जब पश्चिम बंगाल लड़े थे और हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 20 सीटें जीतेंगे, तो अधिकांश लोग कटाक्ष भरी मुस्कान कर रहे थे कि भाई दावा कर दिया है 2 सीटें हैं, कहां 20 जीतेंगे, और 18 जीत के दिखा दिया। कारण क्या है कि हम नीति सरकार के स्तर पे, योजनाएं, उनकी डिलीवरी, संगठन की गतिशीलता और उन सबसे ऊपर मोदी जी के विराट व्यक्तित्व की लोकप्रियता, इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो अंडर करंट तो उनको समझ ही में नहीं आ रहा। मैं एक अंडर करंट की बात करता हूं। 2019 का चुनाव देश का वो पहला चुनाव था जिसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर था, या तो वो था जो 21वीं सदी में ही जन्म लिया है या जिसने कम से कम होश 21वीं सदी में संभाला है। यानी मिलेनियम जनरेशन का पहला चुनाव 2019 था। हमने 300 सीटें प्राप्त की। भाजपा भारत के इतिहास में नेहरू जी के बाद ये पहले व्यक्ति बने, मोदी जी, जिन्होंने लगातार 2 चुनावों में जीत हासिल की और पहले से ज्यादा। नेहरू जी के जमाने में तो कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो वो खैर बात ही दूसरी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं अंडर करंट को वो नहीं समझ पा रहे हैं। अंडर में करंट क्या बह रहा है वो उनको समझ में नहीं आ रहा। हां, वो कर्नाटक जीते हैं, उस कारण से उनके मन में यह कॉन्फिडेंस होना ठीक है, मगर जानते क्या है, ये कर्नाटक की जो जीत है, इसने भाजपा से ज्यादा जानते किन नेताओं के ऊपर आघात किया है? नीतीश कुमार जी, ममता जी, केजरीवाल जी, शरद पवार जी, ये सब, अखिलेश जी, जो सब संजोए बैठे थे कि कांग्रेस और कमजोर होगी तो हम विपक्ष का अपना नेता बन के खड़े हो जाएंगे, तो उनके अरमानों पे जो बिजली गिरी, अगर आप हकीकत में पूछें तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो कर्नाटक में भाजपा की हार का जश्न मनाएं या अपने ख्वाबों के बर्बाद होने का गम मनाएं। मतलब आज ये विपक्ष के जो तथाकथित एकता के अलंबरदार घूम रहे हैं, नीतीश जी जैसे नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमू रे सावरिया वाले, उनके लिए तो मुझे एक पंक्ति लागू होती है जो केजरीवाल जी से नीतीश जी से ममता जी तक के सबके दिल में होगी कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो भाजपा की पराजय की ईद मनाएं या अपने अरमानों का मुहर्रम मनाएं। अच्छा, जैसे अभी आपने बाकी राज्यों का भी जिक्र किया, आपने बिहार की बात की, यूपी की बात की, जहां पर बीजेपी का मुकाबला और क्षेत्रीय दलों से था, मजबूत दलों से था, तो हमने वो भी एक आपके लिए डेटा निकाल करके रखा। फिर मैं रोहन जी के पास जाता हूं। बीजेपी की बाकी क्षेत्रीय दलों के साथ जहां जहां सीधी लड़ाई हुई, कांग्रेस के साथ लड़ाई में 92% स्ट्राइक रेट बीजेपी का 2019 में था। आप देखिए बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, 62 सीटें बीजेपी ने जीती। उससे बड़ा अलायंस हो नहीं सकता जब सपा बसपा एक हो गई थी यूपी में। पश्चिम बंगाल 42 में 18 जीते। महाराष्ट्र उस वक्त शिवसेना 7 थी, लेकिन अपने दम पर 23 थी, तो हमने इसमें शिवसेना की खाते वाली सीट जो है वो नहीं जोड़ी है। बिहार में 17 सीट बीजेपी ने अपनी सिंबल पर पाई थी, बाकी जेडीयू उस वक्त साथ में थी, उसके अलावा एलजेपी साथ में थी, वो अलग। ओडिशा में 21 में से 8 सीटें, दिल्ली की 7 के साथ, झारखंड 14 में 11, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें, ये गलत टाइप हुआ है, और जम्मू कश्मीर में 6 में से 3 सीटें। और यहां आप देखें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट ये अब भी 50% के ऊपर है, 55.5%। सौरभ जी, एक बात का संशोधन कर दूं जी, जब आप महाराष्ट्र और बिहार को ले रहे हैं तो हम कितनी सीटें लड़े उसमें भी देखिए।
शिवसेना 7 जीती थी और कितनी सीटें हम तो ये कह रहे हैं ना कि एलाइज को छोड़ करके, या आपका प्योर आपका नंबर है, आप सीटें भी कम लड़े। हाँ, तो बात हम ठीक है। जितनी सीटों में लड़े उसमें आप स्ट्राइक रेट निकालेंगे तो इसमें भी बहुत शानदार है। अभी जब हम बात आएंगे कि आपकी सीटें कहां कम होंगी, तो वहां ये सबसे पहले गिनाया जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों का जिक्र होता है। रोहन जी, आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल जी ने कहा कि मैच ही ये प्रूव कर देगा कि बीजेपी नहीं जीत सकती, तो बताइए गणित में वो क्या दिखाई देता है? देखिए, गणित में जनता की आवाज सुनाई दे रही है। गणित में जिस राज्यों में भाजपा की अब हार हो रही है, वहां का जो आहट है वो सुनाई दे रही है। देखिए, अभी आपने सारे आंकड़े दिखाए, उसमें मैं शुरुआत कर्नाटक से इसलिए करना चाहूंगा कि 28 सीट आपने दिखाई, और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट वहां पे जीती थी। और आज की जो दिन में हम बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार बनी है, और आज का एक ऐतिहासिक दिन है जब कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि जो हमारी 5 गारंटी है, जैसे पंजे की 5 उंगली होती है, हमारी 5 गारंटी टाइम बाउंड मैनर में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। आज ही हमारे सीएम ने कहा। हमारे और बीजेपी में फर्क ये है कि जब जनता ने हमको मौका दिया है, हम उसको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, आप देखिए कि जो कर्नाटक में क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस की फेवर में, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद जो चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पे कांग्रेस की सरकारों के काम पर हमने जो भी रिजल्ट अभी तक दिया है, जो हमने मैनिफेस्टो के वादे पूरे किए हैं, उन वादों के जोर पे हम चुनाव में जाएंगे, जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद अभी जो सुधांशु जी स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, महाराष्ट्र, बिहार, नहीं, पहले और, रोहन जी इन्हीं स्टेट्स की बात कर लेना। आपने जिन 4 स्टेट्स का जिक्र किया, 3 में चुनाव आने वाले हैं, 1 में हुआ। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो चारों राज्य आपने जीते थे 2018 में। चारों राज्यों में आपकी सरकार बनी थी ना। उसके बाद 2019 में उन्हें स्वीप किया था। बिल्कुल, देखिए फर्क है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, भाजपा ने जो 5 साल पहले आपने कहा कि जिन राज्यों में हम जीते उसके बाद भी स्वीप किया, मुख्य मुद्दे क्या थे वहां पे? आज जो राष्ट्रवाद का मुद्दा जो बना, हम सब जानते हैं, जो चुनाव पूरा जो डाइवर्ट हुआ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, और भाजपा ने उसका फायदा उठाया। जनता को कुछ नहीं मिला। आज 5 साल के जो वादे हैं, आप बताइए, मैं मैनिफेस्टो के उनके वादे 5 साल के बाद पहले के निकाल के आपको डिस्कशन करने को जो आप कह रहे हैं अगर बालाकोट पुलवामा एयर स्ट्राइक नहीं होती तो जो राज्यों के नतीजे आए थे उन्हीं की तर्ज पर 2019 का नतीजा भी आता। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये घटना बनी और उसके बाद राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा ने पूरा कैंपेन किया, उसका उनको फायदा मिला। जो मुख्य मुद्दे थे वहां पे उस टाइम पे भी भाजपा का असंतोष बहुत ज्यादा था, और इसीलिए 4 राज्यों में उनकी हार हुई। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सौरभ जी, चेंज कहां हो रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें, ये 2 ही मुद्दे रहे भाजपा के कोई भी चुनाव के जीत के पीछे। आज कांग्रेस पार्टी भी ये चीज समझ चुकी है। अब हम जनता की बात करें, हम कोई और मुद्दों की बात नहीं कर रहे कि जनता को हम क्या दे पाएंगे, कौन से टाइम बाउंड मैनर में देंगे, किस प्रकार से देंगे। आज जो चीज हम जनता को दे रहे हैं, ठीक है रोहन जी, वो कह रहे कुंजी पता लग गई है अब आपकी। सौरभ जी, मेरी आपसे एक विनती है। हाँ। मैंने सुधांशु जी को करीब 10 मिनट तक अनइंटरप्टेड सुना। 10 मिनट ऐसी बात भैया, 10 मिनट तो अभी प्रोग्राम शुरू हुए नहीं हुए। भैया जी कुछ ज्यादा बोल गए, आप बोलिए। ठीक है, 2 मिनट ज्यादा बोल गया, प्लीज मुझे समझ दीजिए। सौरभ जी, मैं ये सिर्फ ये ना करना चाहूंगा, देखिए हमारी चैलेंज क्या है कि भाजपा एक ध्रुवीकरण की राजनीति वहां पे उन्होंने कर्नाटक में भी करने का प्रयास किया, बुरी तरह हार हुई उनकी। ये हमारा चैलेंज है, कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है कि क्या हम चुनाव को जनता के मुद्दे पे, हमारे प्रोमिसेस पे, हमारे डिलीवरी पे, और भारत जोड़ो यात्रा ने एक जो मैसेज दिया भारत को जोड़ने का, अगर हम लोग इन मुद्दों पे कायम रहे, जिस प्रकार से हमने एक स्ट्रेटेजी के तहत कर्नाटक में जनता के मुद्दों को ऊपर रखने में हम सफल रहे, अगर ये हाल होगा तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये चैलेंज हमारा। चलिए, अच्छा ठीक है। अब वो डेटा को भी दरकिनार कर रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के में जनता अलग मन बना करके विचार करती है। उन्होंने कहा कि इस बार हमें वही माहौल क्रिएट करना है कि लोकसभा में भी कर्नाटक जैसी परिस्थिति रहे। देखिए, एक बात के लिए तो उनकी बात से मुंह से निकल गया सहज रूप से कि राष्ट्रवाद का मुद्दा आया इसलिए भाजपा जीत गई। बहुत साफ हो गया, राष्ट्रवाद के साथ भाजपा है और अल्पसंख्यकवाद के साथ, सुन लीजिए प्लीज, अल्पसंख्यकवाद के साथ कांग्रेस है। आपने कहा राष्ट्रवाद का उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं, जो भी किया, मतलब राष्ट्रवाद के कारण हम जीत गए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। रोहन जी, अपनी टर्न पे आप बोल लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, आपकी आवाज वैसे भी दब जाएगी बीच में। सर, दूसरा आप मैं एक बाहर से बात बात बताना कर रहे हैं चाहता हूं। इन्होंने कहा कर्नाटक में टाइम बाउंड। सौरभ जी, मुझे टाइम बाउंड से एक याद आया, जब कर्नाटक में इनकी सरकार बन रही थी तो बड़ा दोनों में झगड़ा था, 2.5 साल का सीएम होना चाहिए। अभी तो किसी तरह दबा ले गए हैं, चिंता मत करिए, जब पहली ढैया खत्म होगी, शनिवार को ही रिजल्ट भी आया था और शनिवार को ही मतदान था। ये कहे शनिवार को हनुमान जी की कृपा हो गई, अभी तो देखिएगा शनि की 7.5 में 3 ढैया होती हैं। ये पहली ढैया जब खत्म होगी और दूसरी ढैया शुरू होगी, और अभी
कर्नाटक में जिस प्रकार का एक हफ्ते चला वो कर्नाटक के विकास के लिए हो रहा था। कर्नाटक की 5 गारंटियां पूरी करने के लिए सब कांग्रेस के नेता लगे हुए थे। डीके शिवकुमार जी की हालत बैठक चल रही थी, सिद्धारमैया जी की हालत बैठक चल रही थी, बेंगलोर से दिल्ली तक दौड़ रहे थे। वो देश ने देख लिया चुनाव परिणाम के जस्ट बाद। हां, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बुरी तरह हार की बात। आज हम कर्नाटक में हारे हैं, मगर 75 साल के अपने सबसे हाईएस्ट वोट परसेंटेज पे हम बैठे हैं। जितना हमारा पिछली बार था 36%, उतना ही है। 1968 में हमने उडुपी की नगर पालिका जीती थी, उसके बाद से उत्तरोत्तर बढ़े। और ये बुरी हार जानते क्या होती है कि आप गुजरात में 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 से आज तक नहीं हारे थे, उसमें 17 हार गए। बुरी हार ये होती कि उत्तर प्रदेश में लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो हम हारे हैं, वो समीकरण है, और आप जो हारे हैं वो बर्बादी है। अच्छा चलिए, एक बार जरा स्क्रीन पर फिर दीजिएगा। बीजेपी और कांग्रेस की सीधे जो टक्कर वाली सीटें उनको एक बार फिर लाए। मैं अपने बाकी दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप जरा अगर हमारी स्क्रीन की तरफ आ जाएं। समझना आपसे ये चाह रहे हैं हम आपके अपने अवलोकन में कि बीजेपी की आपको यहां से सीटें अगर वाकई घटती हैं, लोग कहते हैं भी 100% स्ट्राइक रेट पर है, यहां से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो नीचे ही जाएंगे। कौन से वो कहां से आपको वो आशा कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आती है? असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात 26 की 26, राजस्थान 25 की 24, मध्य प्रदेश 29 में 28। कहां लोकसभा में आपको दिख रहा है कि तीसरी बार नहीं जादू चल सकता? इतना देखिए, अभी मेरे हिसाब से, एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से, अभी कुछ भी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। मैं राहुल गांधी या नड्डा जी तो नहीं हूं कि मैं दावा करूं। सुधांशु जी कर सकते हैं दावा, गौतम रोहन गुप्ता जी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी समय है। अब कांग्रेस को अगर बीजेपी को नीचे लाना है तो जिन राज्यों में उसका सीधा मुकाबला है वहां उसको बेस्ट परफॉर्मेंस करनी होगी। ये 150 सीटें हैं, 154 नहीं, मैं राज्यवार बता रहा हूं। भाई, कर्नाटक में 28 में कम से कम 20 से 22 सीटें जीते वो। मध्य प्रदेश में 29 में से कम 20 से 22 सीटें, 25 सीटें जीते। राजस्थान में 25 में से कम 20 सीटें जीते। गुजरात में 26 में से कम 15 सीटें जीते। जब तक ये, चूंकि इन राज्यों में कांग्रेस है, हिमाचल उत्तराखंड में 4 और 5 पूरी सीटें जीते, दिल्ली में 7 की 7 जीते, हरियाणा में 10 की 10 जीते, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 जीते। जब ये परफॉर्मेंस होगा, और आसाम में भी कम से कम 14 सीटों में कम से कम 10 सीटें जीते, झारखंड में, जब ये परफॉर्मेंस लेवल होगा तब बीजेपी नीचे आएगी और कांग्रेस वहां पहुंचेगी। मोटा मोटा आप तो बता रहे हैं कि मतलब इन 150 में से 100 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते कम से कम जीतना पड़ेगा उसको। नंबर एक, 100 से ज्यादा जीतना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरी बात वो ये है, एससी पे अत्याचार होने वाले 80 के दशक तक के समय पे अगर आ जाए कांग्रेस तो इतनी सीटें जीत सकती। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 80, क्योंकि ऐसा नहीं है। 415 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की 89 में, और उसके बाद जब चुनाव हुए तो जनता दल की एक भी सीट नहीं थी, वो 145 पे आ गई, और बीजेपी की 2 सीटें थी वो 89 पे आ गई। जरूरी होना सही है जो राहुल गांधी ने कहा, अंडर करंट, कि कोई नाराजगी है जनता की सरकार के साथ, तभी वो हो सकता है। देखिए, अंडर करंट, और वो अभी अंडर करंट बनने में समय लगेगा, या बनने की प्रक्रिया क्या शुरू हो गई। सिर्फ एक कर्नाटक के चुनाव से मैं ये नतीजा नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव स्थानीय फैक्टर्स पे होते हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के भी चुनाव होंगे, वहां से कुछ अंदाज लगेगा। ठीक है, आपने कहा, मैंने फिर एक बार बता दूं, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 154 सीटें, बीजेपी 141 जीती थी, इसमें से 91.5% स्ट्राइक रेट के साथ, और कांग्रेस पार्टी केवल 8 सीट जीत पाई थी। 2-4 सीटें औरों को मिली थी। विनोद जी का कहना है 100 से ज्यादा सीटें इसमें से हराए भाजपा को कांग्रेस पार्टी, तब जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी भूमिका बनती है। हर्षवर्धन जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये जो 141 सीटें आप भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं, 154 में से ये वो जगह है जहां कांग्रेस सीधे सीधे उस सेकुलर वोट बैंक की फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, यानी यहां कर्नाटक के नतीजे से, यहां हिमाचल के नतीजे से, या हम कहें कि जो तथाकथित सेंटिमेंट बदला है उससे रंच मात्र फर्क नहीं पड़ने कोई वाला। तीसरा प्लेयर नहीं, तीसरा प्लेयर नहीं। लेकिन कर्नाटक है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां हैं। यहां निश्चित तौर पर, और विशेष करके कर्नाटक की बात करें तो अगर ये जो अभी जिसको हम कह रहे हैं ना कि जो 7% का फासला है, अगर वो वहां रिप्लिकेट हो गया, वहां वो दिखने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पुराना वाला आंकड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस सब के बावजूद इन 154 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी 140-41 है, 120 के नीचे मुझे भारतीय जनता पार्टी जाती हुई नहीं दिखती है। आज की मैक्सिमम कह रहे हैं 20 सीट, 20 सीट इससे ज्यादा का नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। रोहन गुप्ता जी, ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों की बात हो रही थी आपकी। बिल्कुल, देखिए
मेरा आकलन, जो मैंने मेरी बात की शुरुआत की, मैं सिर्फ कर्नाटक से बात शुरू कर रहा हूँ। जिस प्रकार से जनता ने हमको एक आशीर्वाद दिया, और मैं खुश हूँ सुधांशु जी जिस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस में है और अपनी मॉरल विक्ट्री है कि हमारे परसेंटेज जो कम नहीं हुए। आई एम वेरी हैप्पी, अपने परसेंटेज को करते रहे। जनता कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेशन कर रही है और उसका खामियाजी आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, आज हम जब बैठे हैं, आज करीब लोकसभा चुनाव को करीब मेरे हिसाब से करीब 11-12 महीने का समय बाकी है। जनता देख रही है कि हमने अगर कांग्रेस को मौका दिया है तो क्या कांग्रेस डिलीवर करके दिखा रही है, जुमले दिखा रही है। हम तो जुमलेबाज नहीं है कि हमने कहा हो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी या हर घर में जल होगा, हर भारतीय को घर मिल जाएगा, 15 लाख आ जाएंगे। हमने तो ये जुमला नहीं दिए। हम तो टाइम बाउंड मैनर में जनता को किए वादे को पूरा कर रहे हैं। ये भाजपा की मजबूरी है कि आज कांग्रेस की अभी हर बार ढैया ढैया लेके आते हैं। अभी शनि जी हो या हनुमान जी हो, आपसे नाराज है। ब्रॉन जी, मुझे एक बात बताइए। मैंने एक चीज मुझे लग रहा है आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। कर्नाटक में आप जीते, कर्नाटक में तब तक 1-1.25 साल की सरकार हुई होगी, 1 साल की सरकार। अब 1 साल की कर्नाटक की सरकार के आधार पर पूरा देश थोड़ी आपको वोट कर देगा। वो बुनियाद नहीं हो सकती ना आपकी वोट की। सवाल लाजमी है। देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देखूं। देखिए, कर्नाटक की जनता ने आज हमको जब मौका दिया है, 1 साल हमारी सरकार को हुआ होगा, सारे वादे हमारे पूरे होंगे। जनता उसका मैसेज कर्नाटक से देगी और कांग्रेस की फेवर में क्लीन स्वीप होगी। उसके बाद मैं आ रहा हूँ राजस्थान पे, आ रहा हूँ उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ पे आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या सुशासन है पूरा देश देख रहा है, किस प्रकार से भाजपा में बुरा हाल है वो देख रहा है। तेलंगाना में जिस प्रकार से अभी ग्राउंड सिचुएशन हम सबको मालूम है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 3 ही राज्यों की बात कर लीजिए आप, जो बीजेपी ने स्वीप किए 2 बार लगातार। मैं आपको वही कह रहा हूँ, राजस्थान की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी की बात करें, ये 3 राज्यों की मैं आपसे बात कर लूं। जिस प्रकार का शासन वहां पे दिया, छत्तीसगढ़ में किसी को भी जाके बोल लीजिए, विनोद जी यहाँ पे हमारे सामने एक अच्छे पत्रकार है, उनको भी आप पूछ सकते हैं। राजस्थान में जो हमारा डिलीवरी लेट है जनता के सामने, तो हमने सौरभ जी तय किया कि हम जनता को क्या डिलीवर। आप बार-बार आप राज्य के काम को लोकसभा के नतीजों के साथ मिला रहे हैं, उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश कई बार ये दिखा चुका है कि लोग दोनों मुद्दों पर अलग तरीके से वोट करते हैं। एक मिनट, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको समझने की जरूरत है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कर्नाटक के चुनाव को देश में एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर रहा हूं। मैं एक नई राजनीति की बात कर रहा हूं कि जैसे हमने कर्नाटक में जनता के मुद्दों की बात की, जनता ने आशीर्वाद किया, हम डिलीवर करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से पूरे देश की जनता के लिए हम हमारा प्लान लेके आएंगे, टाइम बाउंड मैनर में लेके जाएंगे, जिससे भाजपा की पे जनता ने भरोसा नहीं किया है, कांग्रेस की इंप्लीमेंटेशन पे जनता भरोसा करेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कांग्रेस बार बार कहती है कि मूल मुद्दों की बात इन्होंने किया। अब मैं कहना चाहूंगा, ये कैलिफोर्निया में बैठे हैं, राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठे हैं, तो एक बार मूल मुद्दा बता देते कि अमेरिका में इस समय महंगाई की दर 4.95% है, जो अमेरिका में 40 साल से सबसे ज्यादा है। ये भी बता देते कि जिस सिलिकॉन वैली में आप बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया ने देखा सिलिकॉन वैली बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मतलब सिलिकॉन वैली जैसा अमेरिका का एक बड़ा बैंक दिवालिया हो गया। आज अमेरिका में स्थिति है कि भुगतान का संकट है। अगर यूएस कांग्रेस से वह प्रस्ताव पारित होने की सारी खबरें हम सब ने पढ़ी, और 21 नवंबर 2021 को पहली बार अमेरिका ने इतिहास में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले, किसके लिए? महंगाई कम करने के लिए। इसके बावजूद भारत 7.2% के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बेहतरी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ये मूल मुद्दे थे राष्ट्रीय स्तर पे। चलिए कोई बात नहीं, वो विषय नहीं। अब मैं राज्यों वाली बात कहता हूं। देखिए, कांग्रेस की अप्रोच और हमारी अप्रोच में एक फंडामेंटल अंतर है। कांग्रेस की अप्रोच रहती है जातियों के आधार के ऊपर विभाजित करके और फिर उनका सांप्रदायिकता के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक में अहिंदा, जैसे गुजरात में खाम, जैसे किसी जमाने में अजगर, तो कहीं वो भूरा बाल वालों के साथ थे। परंतु हमारा रहता है कि राष्ट्र में एकता दिखे। अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, कर्नाटक में हमारा वोट उतना ही है प्रतिशत। अब इनका कहना वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बताना चाहता हूं 400 से ऊपर सीटें थी 84 में, और हमारी 2 सीटें थी। मगर विनोद जी इतने वरिष्ठ पत्रकार, इन्हें पता होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम सेकंड नंबर की पार्टी थे भाई देश में। 8.5% वोट हमारा था। नेक्स्ट इलेक्शन में दिख गया 8.5 से सिर्फ 11.5 पहुंचे और 86 सीटें हो गई। अब मैं बताता हूं कर्नाटक में क्या हुआ। अगर जेडीएस का वोट 5% कम हुआ और सीधे वहां गया। अब इसके आप 2 निष्कर्ष समझिए। मैं यहां पे भाजपा प्रवक्ता की बजाय एक विश्लेषक के रूप में कहने का प्रयास कर रहा हूं। या तो वो इसलिए गया चूंकि उनका मूल वोट वो कलिंगा है, तो उन्हें लगा वो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो नहीं हुआ। ऐसे ही आपका राजस्थान में हुआ था, उसके बाद हम 25 सीटें ले आए थे। दूसरा, यदि जेडीएस को यह तो लगता था कि कर्नाटक में वो सरकार में आ सकते हैं, जेडीएस वाले कहते थे भाई हम नमक की तरह हैं, चाहे सब्जी बनेगी या दाल बनेगी या खिचड़ी बनेगी, हम तो रहेंगे ही। पर अब ये तो स्पष्ट है कि केंद्र में तो वो कोई भूमिका नहीं निभा सकते। तो जेडीएस का मतदाता यदि वो समुदाय के आधार पर देखे अथवा वो राष्ट्रीय स्तर पर देखे,
तो कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना तो मुझे नहीं लगती है। ये बचा 13% वोट में से कौन कहां जाएगा, यह बात भी आप बहुत सहज विश्लेषण उसमें हम लोग आते हैं भी। एक बार अब उन राज्यों की बात हो जाए जहां पर बीजेपी का क्षेत्रीय दलों से मुकाबला होता है, और उसमें बिहार, महाराष्ट्र, इन दो राज्यों की बहुत चर्चा है कि बीजेपी को यहां से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र से। तो आइए एक बार जरा उसकी चर्चा कर ले। यूपी में चूंकि हमने कहा कि जो भी सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता था, तो आप उसमें 62 सीट बीजेपी पाई। ऐसा इस बार ऐसा क्या विपक्ष कर लेगा जो पिछली बार नहीं किया? तो इसलिए आपको लगता है तब भी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इससे नीचे जाने की कोई गुंजाइश है 60-62 से? नहीं, देखिए, गुंजाइश तो हमेशा नीचे जाने की या ऊपर जाने की बनी रहती है किसी की भी। आज की हालत में, आज की हालत में पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है बड़ा विचित्र है। वो अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो दोनों का जो वोट बैंक है वो एक दूसरे के साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये 2019 में दिखाई पड़ गया है। ठीक है। दो उदाहरण है हमारे सामने, 2015 का बिहार और 2019 का उत्तर प्रदेश। 2015 के बिहार में नीतीश और लालू का वोट बैंक एक साथ आ गया, अब बीजेपी 53 सीट पे आई और वो 178 हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर गठबंधन होता तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, और अगर 2019 में नीतीश नहीं जाते एनडीए के साथ तो शायद ये परिणाम नहीं होते जो 2019 में हुए, क्योंकि वहां 3 ताकतें हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। जो 2 एक साथ हो जाती हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है। बिहार का एक सच है अभी तक का। अब आगे क्या होता है? उत्तर प्रदेश में ये स्थिति इसलिए नहीं बन पा रही, वहां कांग्रेस बिल्कुल माइनस है। वहां एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी लगातार उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। हालांकि 2019 में बसपा को फायदा हुआ उस गठबंधन का, उसकी 0 से 10 सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी वहीं तो हम रही। ये कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस होल्ड कर सकती है, 19 वाली परफॉर्मेंस। यूपी में बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी, और जो सिचुएशन है उसमें बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस होल्ड कर सकती है आज की तारीख में। ठीक है, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में अब नीतीश कुमार अलग हो गया, हर्षवर्धन जी, तो बिहार में कितना कम हो जाएगी बीजेपी अपने दम पर बिहार के अंदर 17 सीटें जीती है। नहीं, अपने दम पर नहीं है। देखिए, गठबंधन कह लीजिए, गठबंधन का वोट वो बताइए कि वो लड़े भी कम सीटें थे। हम जितनी सीटें पिछली बार जीते थे उससे कम हम इस लड़े थे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप महाराष्ट्र में। लेकिन जब गठबंधन अब तो हम कह रहे हैं 40 सीट लड़कर आप अकेले लड़ेंगे, बाकी गठबंधन महागठबंधन सामने होगा। पिछली बार 17 पाई थी, क्या बीजेपी 10 भी नहीं पाएगी बिहार में? देखिए, ऐसी हालत हो सकती है। बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण में जो 2 ताकतें एक साथ होती हैं उनका पलड़ा भारी रहता है। अभी तक का इतिहास यही है। 2014 की अगर आप बात करें तो लालू अलग लड़े थे, नीतीश अलग लड़े थे। हम तो मान रहे हैं पलड़ा भारी होगा, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि 40 में 10 भी नहीं पाएंगे बिहार में? मैं अब नंबर में कैसे दे सकता हूं, 10 पाएंगे कि 15 पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये मैं कैसे? ऐसी हालत हो सकती है क्या? ये मतलब क्या ऑपोजिशन इतना हावी है कि वो स्वीप करेगा बिहार, या आज की तारीख में? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2024 के चुनाव में देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जो 62 का आंकड़ा है वो 2014 के आंकड़े की तरफ मुझे आज की तारीख में जाता हुआ दिखता है। कोई वजह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के 71 + 2 यानी 73 के आंकड़े पर ना पहुंच जाए। जहां तक बिहार की बात है, एकदम विनोद जी जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है कि 2 मिले तीसरा आउट हो जाता है, चाहे वो भाजपा और नीतीश मिल जाए। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव बिहार में हुआ और पिछले कुछ समय में खूब जमकर हुआ, नीतीश के साथ जुड़ा हुआ मतदाता अपने को अनाथ, असहाय, बेचारा महसूस कर रहा है। वो बटेगा, अब वो आधा आधा बटेगा, 60-40 बटेगा, या किस अनुपात में जाएगा, मुझे लगता है कि उससे राजनीति तय होगी। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं, उससे बहुत ज्यादा सीटें जीतेगी। उसकी वजह बड़ी साफ है कि ये जो नीतीश का क्षरण हुआ है, वो क्षरण सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को देने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पहले वाली छवि थी उसके साथ जो जुड़ा मतदाता है और जो वर्ग भी है, जो यादव जो मतदाता है, उनसे लड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जो 2 और राज्यों की बात की जाती है, कर्नाटक और उसके अलावा कर्नाटक की हमने कुछ चर्चा कर ली, महाराष्ट्र कि यहां पर भी बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, कम से कम वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी। तो यहां पर आपकी पार्टी क्या असेस कर रही है अभी तक अपनी पोजीशन? देखिए, मेरा मानना है कि यदि आप महाराष्ट्र में तीनों दलों का प्रतिशत देखें, सबसे ज्यादा हमारे पास है, 37% के पास वोट है। अब वो दोनों 17, 17, 19 सब मिला के हमारा उनका 52 हो जाएगा। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, इतना सहज होता है क्या? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, शिवसेना है, शिवसेना को 17% वोट मिला था। शिवसेना में मूलतः वोटर के 2 प्रकार के, एक हिंदूवादी वोटर जो बिल्कुल जिसका डीएनए एंटी कांग्रेस था बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से, दूसरा है जो मराठी अस्मिता वाला वोटर। अब आप ये बताइए,
आपको लगता है, पहले तो सीट के बंटवारे में बड़ी समस्या आएगी। मुंबई में ही कांग्रेस जीतती थी और मुंबई शिवसेना का गढ़ है, मुंबई और ठाणे है, तो इतना आसान नहीं होगा। खैर, उसके बाद आपको लगता है कि जो हिंदू सेंटीमेंट का वोट है, कम से कम जहां शिवसेना का कैंडिडेट नहीं होगा, यानी एनसीपी और कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, वहां वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी पॉलिटिकल केमिस्ट्री सोचने के बारे में विचार करना चाहिए। और जो मराठी अस्मिता वाला वोटर है, वो क्या शरद पवार की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा? मुझे लगता है शिवसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसी विचित्र स्थिति में आके खड़े हैं जहां पर कि वो अपने मतदाता को क्या संदेश देंगे। अच्छा, वो इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है। शरद पवार तो एक बार यह भी कह सकते हैं कि भाई अगर कोई बड़ा गठबंधन बना तो मेरा केंद्र में कुछ चलेगा। कांग्रेस कह सकती है भाई मेरी तो सरकार बनने की संभावना होगी। शिवसेना तो कहीं पे नहीं दिखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर देखिएगा, जैसा इन्होंने कहा बिहार में, जैसा एक बार हो चुका उत्तर प्रदेश में, अब आप देखिएगा महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी की इस भूमि पर से भी आप देखिएगा वो परचम फिर लहराएगा। चलिए, तो ये सारे राज्य जितने भी हैं जहां बीजेपी के लिए बताया जा रहा है चुनौती इस बार थोड़ी खड़ी है पिछली बार के मुकाबले, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमाम राज्यों को आप जोड़ दें, और वो राज्य भी जहां कांग्रेस से सीधी टक्कर है। कई विश्लेषकों की बात हमने सुनी है, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के लिए 240-50 के आंकड़े से और नीचे लाना ये एक बड़ी चुनौती होगी। ये एक आम असेसमेंट फिलहाल की जा सकती है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करने जा रहा हूं, रोहन जी के पास चलेंगे। बड़ी चर्चा है कि कर्नाटक के बाद मुसलमान वोट अब खुलकर कांग्रेस पार्टी की ओर मुड़ गया है, और देश के अंदर अगर 20% से ज्यादा जिन सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है, उन सीटों की आप बात करें तो ऐसी कुल 92 सीटें, 90-92 सीटें देश के अंदर पाई जाती हैं। इसमें से आप देखिए बीजेपी ने किस प्रदेश में कितनी सीटें जीती, आपको जानकर हैरानी होगी। अधिकांशतः सीटें भारतीय जनता पार्टी इसमें से जीती थी। यहां वो चुनौती है कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए। उनका वो वोट, खास तौर पर मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट, जो अब तक लगभग पक्का समझा जाता था, क्या राहुल गांधी अब उसको अपने पीछे लाने में कामयाब हो गए हैं? और इसका क्या मैसेज है ओवरऑल देश पर, इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है अगर हम माने 14-15% का अगर एक वोट है तो? हर्षवर्धन जी, पहले आपसे रोहन जी के पास जाता हूं। नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अब तक की चर्चा में, क्योंकि जहां कांग्रेस भाजपा आमने सामने लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सुधार की गुंजाइश या बदलाव की गुंजाइश नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी तो उत्सुकता से खोज ही रही, दूसरे दल भी खोज रहे हैं, क्योंकि वहीं पर उनकी गुंजाइश बढ़ेगी। यानी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो सर्वेज में राहुल गांधी की लोकप्रियता, कांग्रेस की सीटें बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन एक इसमें कैच भी है। अगर जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ, कहीं कुछ रह गया, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिले और जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी वहां डाउन हो जाएं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसके आगे कहां जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब उसी से निकलेगा कि शिफ्ट कितने प्रतिशत हुआ है, कांग्रेस का पूरा हो गया या नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस के बढ़ने की उम्मीदें इन्हीं राज्यों से मैं देख रहा हूं और ठीक ठाक देख रहा हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस मुसलमान वोट डिवाइड होने की गुंजाइश भी बन सकती है, निश्चित तौर पर ज्यादा बन सकती है अगर लोगों ने, अगर मुस्लिम वोटर ने कांग्रेस की तरफ देखना शुरू किया तो? नहीं, मेरा इसमें एक थोड़ा सा संशोधन है। देखिए, जहां कांग्रेस नहीं है या बहुत कम संख्या में है, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर लड़ेगी भी तो किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी, या तो सपा के साथ लड़े या बसपा के साथ लड़े, तो ऐसे में डिवाइड होने का सवाल कहां है? कांग्रेस के साथ अगर वो जो है वोटर जा भी रहा है तो गठबंधन के साथ जाएगा। ये सर, ये अज्यूम करते हुए कि गठबंधन हो गया और कांग्रेस पार्टी उतनी ही सीटों पर लड़ेगी, यूपी में मान लीजिए इतनी समझदारी तो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी कि मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोके। उत्तर बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहां तो जो है कोई सवाल ही नहीं। बंगाल में कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, तो बंटवारे का सवाल नहीं। जवाब देंगे ना, वो कह रहे हैं बंटवारा जहां हम क्यों ना लड़े। ये कांग्रेस का सवाल हर बार होता, हम क्यों ना लड़े, कांग्रेस हम क्यों कुर्बानी दें। कांग्रेस 2019 में किसी सबक सीख चुकी है, ये सवाल। रोहन जी देखिए सौरभ जी, अभी पहले तो सुधांशु जी की नौकरी खतरे में आने वाली है। उन्होंने कहा शिवसेना अच्छा नहीं करेगी, तो मतलब सौरभ, इन्होंने मान लिया सौरभ जी कि असली शिवसेना कौन सी है। एकनाथ शिंदे को तो उन्होंने आज ही धोखा दे दिया, गच्चा दे दिया। उनके तो शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। मैंने नहीं कहा, उनके मुझसे कहा शिवसेना का बुरा हाल है। दूसरी बात देखिए, भाजपा भस्मासुर है, उसका मैं आपको एक लॉजिक दिखा रहा हूँ। मैंने सीटों के बंटवारे की भी बात कही, तब भी नहीं समझ में आया कौन सी शिवसेना है। कोई बात, आपकी चैनल में जो डिबेट देख रहा है, उन्होंने कहा शिवसेना का बुरा हाल है, शिवसेना पूरी तरह से। कोई बात, तो ये उनकी गलती हो गई होगी, दिल से निकल गया होगा, आदमी गलत नहीं है। भाजपा तो गए, पर इन्होंने
असली शिवसेना कौन है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र में जो परसेंटेज ऑफ सीट्स लड़े उसके तहत हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो बेटर है। इसका मतलब भाजपा ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए कुछ नहीं होने वाला है, भाजपा अपने बूते पे चुनाव लड़ेगी। अगर ये होता है तो डिवीजन ऑफ वोट जो है, जो भाजपा का एंटी बीजेपी वोट जो है, कहीं ना कहीं गठबंधन से उनके साथ जो चल रहा था उसमें डिवीजन आ गया, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात सौरभ जी, आप हमेशा जो हम डिबेट करते हैं तब ये कहते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हुआ इसलिए कांग्रेस जीता। बिल्कुल नहीं, मैं कर्नाटका 1.5 महीना था, मैं बॉम्बे कर्नाटका की बात करूं जहां पे ये कहा जाता है कि पोलराइजेशन होता है, वहां पे 52 सीटों में से 38 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती। हम ये कभी नहीं कहते कि केवल मुस्लिम वोट से जीती, ये एक फैक्टर है, चुनाव के और बहुत सारे फैक्टर्स थे, मगर ये वोट भी आपको मिला। और हम तो कह रहे हैं कि ये आप कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। देश का अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी को अपनी पहली वरीयता की पार्टी समझने लगा है तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात होनी चाहिए। मेरी बात मैं कंप्लीट करूं फिर आप बहुत शॉर्ट में रोहन जी, मेरा समय चला गया, बोलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कर्नाटक का जो वोट है आप उसको हिंदू मुसलमान में मत डिवाइड कीजिए। एक देश के कॉमन नागरिक, आम नागरिक और ये खास नागरिक की जो लड़ाई थी उसमें आम नागरिक का विजय हुआ, हमारी गारंटी का विजय हुआ। लिंगायत समाज की ये बात कर रहे हैं, 75% हमारे कैंडिडेट थे वो लिंगायत हमारे एमएलए चुन के आए। रोहन जी, मुझे रोकना पड़ेगा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपको हर समुदाय का वोट मिला है और आगे भी मिलेगा और ये आपके काम के आधार पर मिलेगा। चलिए, अभी तो लोकसभा चुनाव में वक्त है और तब तक अभी बहुत कुछ होना बाकी है देश की राजनीति में। बहुत धन्यवाद रोहन गुप्ता जी, सुधांशु जी, आपका, हर्षवर्धन जी, विनोद जी, बहुत धन्यवाद आप लोग स्टूडियो में आए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज खाप पंचायत ने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है और आगे क्या होने वाला है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो आगे खाप पंचायत का क्या प्लान है, पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।